गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, आई होप वो आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो उससे पहले देखो, न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था और वो कॉम्प्लेक्स फूड जब हमने अपने एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, जनरली वो जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। और जब वो सिंपल फूड जो हमारा ब्रेक डाउन होके बनता है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ज़्यादातर फूड ब्रेक डाउन होके वो क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में मैंने क्या बताया था कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास लेके जाती हैं फूड को, क्योंकि हमारी हर बॉडी सेल को ज़रूरत है फूड की, क्योंकि बिना फूड की एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी तो बॉडी की हर सेल काम कर रही है। तो उस सिंपल फूड को कौन लेके जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सर्कुलेशन में ब्लड हेल्प करता है। तो ये ब्लड कैसे हेल्प करता है सर्कुलेशन में, पंप कैसे करता है, वो भी हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, बट पहले हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब जो ब्लड है उसने जो फूड है सिंपल फूड वो हर एक सेल को पहुंचा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का होता है कि भाई एज इट इज जो ग्लूकोज है वो एज इट इज है। ग्लूकोज का क्या करना है, ग्लूकोज खाना थोड़ी है सेल को। अगर खाना होता तो फिर हम लोग ये वाला सिस्टम करते ही नहीं कि सेल को ही खाना होता। तो सेल को तो एनर्जी चाहिए, और वो कब मिलेगी, जब वो ग्लूकोज टूटेगा। जो ब्लड एब्जॉर्ब करके हर एक सेल के पास लेके जाता है ग्लूकोज, वो सेल को एनर्जी तब मिलेगी जब वो ग्लूकोज टूटेगा। और उस ग्लूकोज को तोड़ना, ब्रेक डाउन होना और एनर्जी रिलीज होना, इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, अब वो कैसे टूटेगा, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। फिर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो हमारे इधर उधर जो भी सेल चाहिए वहाँ पे जाती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटती है, एनर्जी रिलीज होती है, साथ में CO2 भी रिलीज होती है, बाय प्रोडक्ट होता है। जब ये ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक प्रोडक्ट निकलेगा CO2। तो CO2 को, हमारी बॉडी को CO2 की जरूरत नहीं है, उसको आना होता है हमारी बॉडी से बाहर। तो हम लोग जब सांस बाहर छोड़ते हैं जिसको एक्सेल बोलते हैं, वो बाहर चली जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को इनहेल एंड एक्सेल, ये हमारा ब्रीदिंग है। मतलब सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। जबकि जो सांस हमने अंदर ली उसमें जो ऑक्सीजन जाके सेल के पास जाती है और फिर जो भी काम करती है, क्या काम करती है, एनर्जी, ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी रिलीज करेगी। तो वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले कि कैसे होता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं रेस्पिरेशन की बात कर लेती हूँ। ठीक है, कि भाई रेस्पिरेशन के समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। भाई जो एनर्जी है, एनर्जी बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स in the presence of oxygen। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन ह्यूमन बींग्स। ज्यादातर एनिमल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, वी कैन से टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा भी होता है, देख लो कि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन सभी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, जैसे यीस्ट, सुना है आपने, यीस्ट जो ब्रेड बनती है, जो हम लोग बड़े चाव से जैम लगा लगा के, मलाई लगा लगा के खाते हैं, टोस्ट बना बना के, वो खमीर उठा के बनाते हैं और उसके लिए चाहिए यीस्ट। और वो कैसे बनती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो बिना ऑक्सीजन की। अच्छा चलो, ये भी चलो आप लोगों ने मे भी देखा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर आपने देखी होगी। कई बार ऐसा होता है घरों में, पता नहीं लड़कों का तो पता नहीं, पर लड़कियों इस चीज़ को एनकाउंटर कर ही लेती हैं। कई बार गर्मियों में
हमारा आटा बच जाता है, गूंदा हुआ आटा बच जाता है, और वो बाई मिस्टेक हम बाहर छोड़ देते हैं, और जब तक सुबह उठ के देखते हैं तो वो थोड़ा फूला हुआ होता है, और उसमें छेद छेद से भी दिखते हैं, अगर आप देखो स्मेल होती है, ऊपर वाला नहीं अंदर से। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, और उसने फर्मेंटेशन कर दी, तो वो जो जो फूल गया और उसमें छेद छेद बनी है ना, और जो थोड़ी सी स्मेल आ रही है उसमें, वो क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। वो एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को भी करेंगे, हमारे अंदर कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल में कि हमारे अंदर कैसे होता है, यीस्ट वाला भी करेंगे। पहले हम अपने अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर भी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसा होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन तो हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर सेम ही होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो भाई, आपने कभी, हम जब सांस लेते हैं तो हमें क्या चाहिए? नोज चाहिए, लेकिन क्या प्लांट्स के पास नोज होती है? नहीं होती। लंग्स होते हैं जिनमें हवा भरे? नहीं होते। तो फिर इनके अंदर कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? इनके अंदर लीफ के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, इनके पास लीफ के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जिसको नाम देते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमा, और प्लूरली बात करें तो स्टोमेटा, सिंगल स्टोमा, सिंगुलर फॉर्म इसकी। तो आप लोगों को याद हो, जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर से जो वाटर है वो रूट से ले लेते हैं, और सनलाइट लेके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन वो CO2 लेते कैसे? उनके पास तो है ही नहीं। जो गैसेस का एक्सचेंज है, CO2 लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, उसके लिए इनके पास होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज स्टोमा, ठीक है। स्टोमा हेल्प्स इन, दो चीज़ों में हेल्प करता है कि एक तो स्टोमा हेल्प करवाएगा इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा हेल्प करवाएगा ये इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है कि कई बार जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बारिश लाने में हेल्प करते, कैसे करते? तो वो ज़मीन से खींच के पानी, उनके अंदर जो ज़्यादातर एक्सेस बच जाता है उसकी इवेपोरेशन कर देते हैं, वाटर वेपर्स की। और इवेपोरेशन बादल बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन जानते हो आप लोग, ठीक है। तो दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। खैर, हमारा जो फिलहाल का जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें हेल्प करवाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्टोमा। टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। इसके ऊपर एक क्यूटिकल होता है, लीफ के ऊपर एक कवरिंग होती है, क्यूटिकल जिसको नाम देते हैं, और उसी के बीच में छोटे छोटे जो है स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप किस तरह की होती है? जैसे किडनी शेप, जैसे बीन शेप, जैसे इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की शेप होती है इनकी कुछ। ओके, तो इनके बीच में ये पोर होता है, स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्टोमेटा है, और ये जो ये है, ये वाली जो है जिनसे ये स्टोमेटल पोर बना है, दीज आर गार्ड सेल, गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स होती है, ठीक है। ये आपस में मिलती है, ओके, और ये बीच में स्पेस स्टोमेटल पोर, और ये पूरा का पूरा क्या है? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बनाई गई है। अब भाई बात करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये क्या करती है? इन्हीं की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब ये क्या करती है? इनके अंदर देखो, जब
गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर, अब ये टर्गर प्रेशर क्या चीज़ है कि इनके अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी ज़्यादा हो तो क्या होगी, ये स्वेल हो जाएंगी ना, पानी ज़्यादा इसका मतलब स्वेल हो जाएंगी, स्वेल होने की वजह से क्या होंगी, मोटी फूल जाएंगी, तो ये इस तरह से होने लग जाती है यू। अब ये इस तरह से ही तो क्या हुआ, खुल गया स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर खुल गया तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का, ठीक है। और जब इनके अंदर पानी कम हो जाएगा तो क्या होने लग जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी, बंद होने लग जाएंगी, श्रिंक होने लग जाएंगी ना, श्रिंक होने की वजह से थोड़े से यूँ खिंच जाती हैं ये, श्रिंक होने की वजह से, ठीक है यूँ। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टोमेटा जो पोर है वो बंद हो गया, ठीक है। तो ये टर्गर प्रेशर की वजह से ये खुलता है और बंद होता है, मतलब ये स्वेल हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, स्वेल की वजह से ये खुलेगा, श्रिंक होने की वजह से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और तब जब ये बंद और खुलता है तभी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इस तरह से स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करवाता है। रेस्पिरेशन सेम बात होती है जैसे हमारे अंदर होगा, और वो हमारे अंदर कैसे होता है वो हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन तो बाद में होगा हमारे अंदर सबसे पहले तो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होता है उसका एक प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ, नोज से नोस्ट्रिल, देखो भाई, सबसे पहले तो जो एयर है हमें पता है हमारी नोज़ होती है, नोज़ के अंदर ये हमें नोस्ट्रल्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं किसको, एयर को, ठीक है। अब आप जानते हो कि हमारी नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में कुछ म्यूकस प्रेजेंट होता है। इस हेयर और ये जो हमारी छोटे छोटे ये जो छेद है ना, इनको हम लोग नोस्ट्रिल बोलते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट क्या होते हैं, हेयर एंड म्यूकस। अब बात करते हैं कि भाई इनका क्या काम है, क्यों दे रखे हैं भाई ये, ठीक है। तो हेयर और म्यूकस का काम होता है साफ सफाई करने का नोस्ट्रिल के अंदर। हमें पता है कि भाई हम कई बार भाई एक्टिवा पे जा रहे हैं, धूल मिट्टी खूब बढ़िया पॉल्यूशन वाली भी जगह पे जाते हैं, तो ये हेयर और म्यूकस हमारी नोज से क्या करते हैं, साफ सफाई, अंदर नहीं जाने देते डस्ट पार्टिकल्स को और माइक्रोब्स को, वहीं पे पकड़ लेते हैं। हेयर झाड़ू लगाने का काम करते हैं और म्यूकस उसको वहीं पे ट्रैप कर लेता है, वहीं पे मतलब इकट्ठा कर देता है कि भाई नहीं, एंट्री अंदर नहीं जाना, बॉडी के अंदर नहीं जाना, बॉडी के अंदर जाना अलाउड नहीं है। और अगर बाई चांस चला भी जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे इधर इकट्ठा हो जाता है, या तो फिर हम लोग उसको एंगल्फ करके एक स्वीटर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, या फिर हम लोग सुबह जब उठते हैं नहाते धोते हैं तो क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं ना अपनी नॉस्ट्रल्स की, म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं जो वहाँ पर चिपक गया है डस्ट पार्टिकल्स के साथ में, ठीक है, सब करते हैं सब, ओके। उसके बाद बात करते हैं फेरिंग्स की। अब जब नॉस्ट्रल से आपको ना यहाँ पे ये चीज़ फील भी होती होगी कि एक रीज़न होता है जहाँ पर हमारा, आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि जो विंड पाइप होता है और फूड पाइप होता है वो एक जगह पे आके मिल जाती है, एक जगह आके हमारा जो खाने वाला जो पासेज का सिस्टम है और सांस लेने वाला है एक जगह मिलता है वो, ठीक है। लेकिन जनरली उसके लिए भी नेचर ने क्या कर रखा है, मैंने आप लोगों को एपिग्लोटिस बताया था कि जब आप स्वेलो करोगे ना तब आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी विंड पाइप है उसको कवर कर जाना होता है ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारी विंड पाइप में ना आ जाए और हमारा जो चॉकिंग ना हो जाए। कई बार हम जब जल्दी जल्दी में कोई पानी पी रहे होते हैं, कोई चीज़ खा रहे होते हैं और हंसने लग जाते हैं या प्रेशर जनरली ज़्यादा लग जाता है तो हमारी विंड पाइप में फंस भी जाता है और हमें काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तो एक रीज़न होता है जहाँ पर फेरिंग्स रीज़न ही होता है जहाँ पर हमारी जो विंड पाइप है और फूड पाइप है वो कनेक्ट हो रही होती एक तरह से, मतलब सेम एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर वो मिलेंगी। उससे आगे बढ़ते हैं लैरिंग्स, ठीक है। कॉमन नेम इसका साउंड बॉक्स, हम कॉमनली साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, बट लैरिंग्स इसका टेक्निकल नेम है। लैरिंग्स क्या होते हैं, ये आप अगर यहाँ पर अपने फिंगर रखो तो आपको ये वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा, ये मतलब वाइब्रेशन फील होगी,
ये साउंड बॉक्स है, यहीं से ही हमारी आवाज़ निकलती है। अगर हम लोग इसको दबाएं तो हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी। आप खुद मतलब बहुत ज़्यादा मत करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, मतलब हल्का सा ऑब्जर्व करने के लिए कर सकते हो कि भाई अगर हम इसको बंद करें तो हमारी आवाज़ लगा आने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये साउंड बॉक्स है, यहीं से ही साउंड बनती है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन तो हम लोग ये लिप्स या टंग आपस में मिलाते हैं तब वर्ड फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज आवाज़ के बिना तो ये होंगे ही नहीं। आवाज़ यहीं से आ रही है। ओके, उसके बाद आपको ट्रैकी या ट्रैकी भी बोलते हैं। ट्रैकी इसका टेक्निकल नेम है, कॉमनली हम इसको विंड पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो ट्रैकी है ये सपोर्टेड होती है, ये गोल गोल आप खुद भी फील कर सकते हो, ये गोल गोल ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। किसकी बनी होती है ट्रैकी? रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्यों भाई, क्यों सपोर्टेड होती है ये विंड पाइप रिंग ऑफ कार्टिलेज से? ताकि जो विंड पाइप है वो जब पास हो रही हो एयर उस टाइम पे कोलैप्स ना करे, क्योंकि कोलैप्स कर गई वो तो हमारी एयर रुक जाएगी, जिससे हमें क्या हो सकती है, सफोकेशन हो सकती है, दम घुट सकता है हमारा। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज बचा के रखती है। तो लिख सकते हैं हम इसको कि प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप, ट्रैकी। ठीक है भाई, उसके बाद हम ट्रैकी के बाद आते हैं। ट्रैकी जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ब्रांच में, लेफ्ट और राइट में। ब्रोंक्यूल्स के अंदर फर्दर ब्रोंक्यूल्स डिवाइड कर जाती हैं, और फर्दर ब्रांचेस के अंदर जिनको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म ब्रोंकस। उसके बाद जो छोटी छोटी क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वुलाई। असल में इनके अंदर ये एल्वुलाई होते हैं जो मेन काम करते हैं। ठीक है, बात करेंगे कैसे। अब ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये ट्रैकी के बाद ये जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ें जो हैं जनरली तो ये दो चीज़ें ये प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर। ठीक है, मैं अब इसको इरेज करके लंग्स होते हैं थोड़े से ब्राउनिश कलर के होते हैं, और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं हमारे, ये जो रीजन होता है ना, ये थोरेसिक रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है यहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक रीजन बोलते हैं इसको। चेस्ट वाला रीजन है ना, उसके अंदर थोरेसिक रीजन, और ये थोरेसिक रीजन में भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि हमारी हड्डियाँ दिख रही होंगी, इसकी ये रिब केज है, ये रिब केज है, ये पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा क्या है, रिब केज। रिब केज के अगर आप अंदर देखो तो एक खाली स्पेस है एक तरह से, वो जो स्पेस है वो होती है थोरेसिक कैविटी, और उस थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स, लंग्स। तो ये रिब केज है ना, ये क्योंकि डेलिकेट होते हैं लंग्स, इनको बचा के रखते हैं। ठीक है, अब रिब केज के यहाँ पर तो ठीक है लंग्स आ गए, और उसके नीचे की साइज में यहाँ पे डायफ्राम, ये गोल से ये इस तरह से डोम शेप्ड होता है, ये एक इसको बोलते हैं डायफ्राम। आप खुद भी हाथ लगा के फील कर सकते हो डायफ्राम को, ये जो रीजन है खाली खाली सा यहाँ पर, ये इस तरह से डायफ्राम, और उसके नीचे सिचुएटेड होते हैं हमारा जनरली स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करके रखती है रिब केज, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन्स है, डेलिकेट ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ये रिब केज के अंदर वाली थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ओके, और इसमें ये जो है, ये जो मैंने बनाई है, ये है ट्रैकी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ये क्या है, लेफ्ट और राइट ब्रोंक्यूल्स, दो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये फर्दर ब्रांचेस बना लेती है जिनको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्यों, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस है, प्लूरल। और उसके बाद ये एंड हो जाती है एल्वुलाई में। मैंने बताया था एक्चुअल में लंग्स के अंदर जो फंक्शनल जो चीज़ होती है वो एल्वुलाई होती है, क्योंकि जो एक्चुअल में गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो इन्हीं में ही होगा, एल्वुलाई में। ठीक है, एल्वुलाई ध्यान रखना, एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई के अंदर ही होगा।
कैसे होता है वो हम बात करते हैं। देखो भाई, एल्वेलाई के अंदर मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे? एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। गॉट इट? अब इस प्रोसेस के बारे में आप लोग ने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, फिर भी बहुत बहुत हल्का सा मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। आप लोगों ने वो 9th में सुना होगा ना कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन एक मेम्ब्रेन से हमने यहाँ पे लगा दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन इधर है। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ज़्यादा, इसमें है कम। तो जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, वो किधर जाने लग जाता है? किधर जाएगा? जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। हाई से लो की तरफ जाने लग जाएगा। कब तक? जब तक कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर ना हो जाए। इसी को हमने क्या बोला था? डिफ्यूजन बोला था ना, 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करता है, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम इक्वल ना हो जाए दोनों तरफ हाँ की कंसंट्रेशन, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट पता ही है, सॉल्वेंट जनरली वाटर काम करता है। सॉल्यूट अगर हम लोग मान लो नींबू पानी बना रहे हैं तो नींबू पानी में जो सॉल्यूट है वो क्या है? चीनी, नमक, और जो सॉल्वेंट है वो पानी है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ट्रैवल करता है डिफ्यूजन। तो एल्वेलाई में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, जो आप जानते हो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कितनी कंसंट्रेशन होती है? 21% के आसपास होती है। हमारी बॉडी में कम होती है। तो बाहर ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कम है। तो हम जब इनहेल करेंगे तो वो बाहर से अंदर जा रही है, यानी कि बाहर से हाई से कम की तरफ जा रही है, ठीक है। कैसे कैसे बताती हूँ मैं। ये याद रखना, डिफ्यूजन कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है भाई। हमारी नोज है, सबसे पहले जो आएगी, जो गैसेस हैं वो आएंगी हमारी लंग्स के पास। लंग्स एल्वेलाई, मतलब एल्वेलाई से वो कौन ले लेगा? ब्लड ले लेगा, ठीक है। ब्लड ले लेता है। उसके बाद ब्लड क्या करता है? एक्चुअल में जो ब्लड की पंपिंग है वो हार्ट करवाता है। पंपिंग ब्लड की हर एक सेल्स के पास हार्ट करवाता है, ठीक है। और हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा, फिर लंग से ऑक्सीजन लेके वो ब्लड तब बॉडी के पास जाएगा, ठीक है। तो हार्ट है वो ब्लड पंप करवाएगा और ब्लड फिर वो क्या करेगा? लंग से ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन ले लिया यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है। और फिर वो लंग से कहाँ जाएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स में गया और कोई भी सेल हो गई, बॉडी पार्ट्स में कोई भी सेल हो गई, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है और वहाँ पे मिल गई इसको ऑक्सीजन, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या रिलीज कर देगा? एनर्जी। ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी होगी, साथ में क्या निकल जाता है? CO2 आ गया यहाँ पे CO2। अब इस CO2 को वापस ब्लड क्या करेगा? ब्लड लेके जाएगा वापस हार्ट के पास। क्या करेगा ये? वापस ब्लड कौन लेके जाएगा? ब्लड ही लेके जाएगा। किसको? CO2 को। और अब ब्लड कैसा हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड। क्यों? उसके पास CO2 है। अब वो CO2 वापस से फिर हार्ट के पास लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? हार्ट के पास लेके जाएगा, ठीक है। अब हार्ट उस इम्प्योर ब्लड को, CO2 को वापस से कहाँ दे देगा? लंग को दे देगा। और लंग से फिर वापस वही पाथ ट्रैवल करके CO2 हम लोग एक्सेल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर से वही प्रोसेस की, फिर से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आएगी और फिर हार्ट ब्लड को भेजेगा। यहाँ से लंग से ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, जिसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कैसे जाएगा?
बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी पार्ट्स में ग्लूकोज से मिलेगा ऑक्सीजन, एनर्जी निकलेगी, CO2 निकलेगी, फिर से डीऑक्सीनेटेड। जनरली अगर आप बुक में देखो तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम रिप्रेजेंट करते हैं थोड़े से डार्क कलर में, ब्लू कलर में। जो डार्क कलर का होता है, क्यों? उसके पास CO2 है, इसलिए उसका कलर डार्क होता है। एक्चुअल में हम उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं बुक्स में, बट ब्लू नहीं होता है वो, बस उसका रंग डार्क होता है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लाल होता है, बट बुक में हम उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो रेड वाला होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा, प्योर ब्लड, उसका कलर थोड़ा लाइट होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो आज हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग एनारोबिक के बारे में, छोटा ही है, और हमारी मसल के अंदर कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके।